नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का रण तैयार है। चुनाव प्रचार के बाद अब बारी है जनता की। वो किसे भाग्य विधाता बनाकर अगले 5 साल तक अपनी सेवा के लिए चुनती है। पोलिंग बूथ तैयार है, ईवीएम और वीवीपैट पहुंचाए जा रहे हैं। सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम है कि परिंदा भी पर नहीं मार सके। तो बस इंतजार है रात के खत्म होने का, जब लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में 18 जिले के वोटर वोट डालते नजर आएंगे। पूरी खबर देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 6 नवंबर 2025 वो तारीख जिसका बिहार की जनता के साथ ही नेताओं को भी बेसब्री से इंतजार है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डालने की पूरी तैयारी प्रशासनिक स्तर पर हो चुकी है। अब बारी है जनता की। किसका वादा और दावा कितना खरा साबित होगा, ये गुरुवार को जनता तय कर देगी। पहले चरण के चुनाव में 18 जिलों की 121 सीट के लिए 1314 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग ईवीएम से होनी है, जिसके लिए सभी जिलों में बनाए गए सेंटर से ईवीएम को बूथों तक रवाना भी किया जा रहा है। मतदान कर्मी ईवीएम लेकर बूथ तक पहुंच रहे हैं। रात में ईवीएम को सेट करेंगे, चेक करेंगे और फिर सुबह मॉक पोल के बाद 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोकतंत्र के महापर्व में जनता के साथ अपनी भागीदारी निभाएंगे। यूनिट, एक बैलेट यूनिट और एक वीवीपैट। तो एक एक करके सभी लोग अपने विधानसभा के हाँ, हमारे साथ P1, P2, P3 लगे हुए हैं। साथ में वो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर साहब भी हैं। वो हम लोग अभी जा रहे हैं सेंटर पर, वहाँ पे फिर रीअरेंज करेंगे सारे सामान को, सारे स्टेशनरी को, और व्यवस्था को आगे पीछे सब देखना है। आप लोग रिसीव करके जा रही हो और आज ही वहाँ पे आज ही हम पहुँच जाएंगे जी। आज ही पहुँच जाएंगे जी। कल सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया होगी इसके लिए। हाँ, हम आज रात में पूरा सेट करेंगे मशीन। हाँ। और फिर कल सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। पहले चरण के मतदान के लिए बिहार में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। अफवाह को लेकर पुलिस बेहद सतर्क है और सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है। बिहार पुलिस के डीजीपी खुद हर एक मूवमेंट पर बारीक नजर रख रहे हैं। उपद्रवी तत्व है वो बच नहीं पाएंगे। दूसरा, जो सोशल मीडिया पर जो किसी भी घटना के संबंध में जो वीडियो वायरल हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन अभी यदि कोई ये समझ रहे हैं कि हमने कोई पथराव किया, हमने कोई इस प्रकार के बयान दिया, इस प्रकार का कोई पोस्ट किया और अभी हमारे पास पुलिस नहीं आ रही, तो गफलत में है। इस प्रकार के सभी व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है और जैसे ही चुनाव समाप्त होगा उनके सभी ठिकानों पर छापेमारी करके उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर चार्जशीट किया जाएगा। वोटिंग के दौरान जनता जनार्दन को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बूथ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। साथ ही चुनाव में परेशानी खड़े करने वाले असामाजिक तत्वों को भी कड़ी सुरक्षा के साथ संदेश दिया जा रहा है कि यदि हालात बिगाड़ने की कोशिश की तो बचोगे नहीं। फिर इंतजार किस बात का है? पहले चरण के चुनाव में घर से बाहर निकलिए, बूथों तक पहुंचिए और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम पर ईवीएम का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि नेताओं का भाग्य विधाता जनता जनार्दन ही है और ये अपील न्यूज 18 आप तमाम दर्शकों से कर रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो 2025 विधानसभा के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। पहले चरण की वोटिंग में महज कुछ चंद घंटे बाकी हैं और ऐसे में सभी नेताओं की धड़कनें इस वक्त बेहद तेज हैं, क्योंकि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास और अलग होने वाला है। ये चुनाव नीतीश के लिए, मोदी के लिए, तेजस्वी के लिए और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में पिछले साल कदम रखने वाले पीके के लिए निर्णायक होने वाला है। दो 243 सीट, 38 जिले और 1 लक्ष्य। 2025 में बिहार सरकार बनाने का
यही लक्ष्य सत्ता पर काबिज एनडीए का भी है, विपक्ष में बैठे महागठबंधन का भी, और सदन में अपनी मौजूदगी के लिए सड़कों पर घूम रहे जनसुराज का भी। दो 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। इस चुनाव में सबकी साख दांव पर लगी है। इस बार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की राजनीति का निर्णायक मोड़ है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में हैं। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों को पिछले 2 दशक में चुनाव जीतने के लिए नीतीश के सहयोग की जरूरत रही है। इस बार भी एनडीए ने नीतीश को ही नेता चुना है। ये चुनाव तय करेगा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर ढलान पर है या अब भी प्रासंगिक है। ये चुनाव तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा है। 2020 में तेजस्वी यादव ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी। अब वे विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। 2025 का चुनाव यह तय करेगा कि क्या बिहार की जनता नीतीश मोदी मॉडल से हटकर तेजस्वी मॉडल को मौका देने को तैयार है। ये चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व और युवा राजनीति की परिपक्वता की भी परीक्षा है। बीजेपी के लिए ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, राष्ट्रीय असर वाला चुनाव होगा। बिहार में बीजेपी अगर मजबूत प्रदर्शन करती है तो यह 2029 लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत होगा। बिहार का नाम भी करेगा। बिहार में दलित, पिछड़ा और सवर्ण वोटों का समीकरण राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए यह चुनाव 2029 की रणनीति का लिटमस टेस्ट होगा। ये चुनाव कांग्रेस और महागठबंधन के अस्तित्व की लड़ाई भी है। कांग्रेस के लिए बिहार अब भी एक बड़ा राज्य है जहां उसका संगठन लगभग निष्क्रिय है। कांग्रेस ने शुरुआत में भले ही कोशिश की, पर बाद में उसे तेजस्वी को ही आगे करना पड़ा। यह चुनाव तय करेगा कि क्या वह महागठबंधन में सिर्फ सहयोगी रह जाएगी या कोई राजनीतिक पुनर्जीवन दिखा पाएगी। प्रशांत किशोर और जनसुराज फैक्टर भी इस चुनाव को दिलचस्प और अहम बनाता है। प्रशांत किशोर के जनसुराज ने एक वैकल्पिक राजनीति की चर्चा शुरू की है। अगर वे कुछ सीटों पर भी असर दिखाते हैं तो यह बिहार की पारंपरिक राजनीति में थर्ड फ्रंट की झलक दे सकता है। नीतीश सरकार की आरक्षण, साइकिल योजना, जीविका, महिला सशक्तिकरण जैसी नीतियों ने एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया है, जिसका असर ये है कि पिछले 20 साल से सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज हैं। अब तेजस्वी यादव भी इसी महिला वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। माई बहन मान योजना और जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाने के साथ उन्हें स्थायी करने का वादा कर रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं को साधने के लिए नौकरी रोजगार का वादा कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महिला और युवा का झुकाव किस ओर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ ही घंटे बचे हुए। 121 सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया, लेकिन बाकी 122 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। नेताओं के जुबानी तीर जारी हैं। वादे और दावों के जारी दौर को जनता कसौटी पर कस रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। कैसा हो
बिहार विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए मतदाता वोट डालने की तैयारी में है, लेकिन बिहार में अभी दूसरे चरण का चुनाव शेष है। ऐसे में न तो नेताओं के जुबानी तीर थम रहे हैं, न ही सियासी तल्खी ही कम होने का नाम ले रही है। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव में 122 सीट पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचता जा रहा है। किशनगंज पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए 20 साल के अपने रिकॉर्ड को जनता के सामने पेश किया और विपक्ष को जबरदस्त घेरने की कोशिश की। तो जब वो लोग था तो कोई चीज नहीं करता था, और हम लोगों को जैसे ही मौका मिला हम लोगों ने कर दिया सब काम। तो एक एक तरह से सारा का सारा काम किया। नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में एक्टिव दिख रहे हैं, तो उन्हें टक्कर देने के लिए महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव भी कम जोर नहीं लगा रहे। पश्चिम चंपारण के रामनगर में तेजस्वी ने पढ़ाई, दवाई, कमाई और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा और जनता से सेवा करने का एक मौका मांगा। रामनगर के लोगों, मेरे पिता ने ही जो है पुलिस जिला बनाया था। तेजस्वी को एक मौका मिलेगा तो इसको प्रशासनिक जिला भी हम बनाने का काम करेंगे। भले ही बुधवार को राहुल गांधी की सभा बिहार में नहीं थी, लेकिन सेना पर दिए उनके बयान का मुद्दा बिहार में जरूर छाया रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए सेना को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश का आरोप लगा दिया। सेना के बारे में जात पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। राहुल गांधी चुनाव प्रचार से दूर रहे, लेकिन उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पश्चिम चंपारण के चनपटिया और हरनाटाड़ में चुनावी सभा की। थारू युवतियों के साथ झमटा नृत्य पर ठुमके भी लगाए और दिल्ली से रिमोट के जरिए बिहार सरकार चलाने का आरोप भी लगा दिया। सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया? जनता को कमजोर करने का काम किया, आपके हाथों को कमजोर करने का काम किया। 65 लाख वोट उन्होंने इस बार काटे हैं आपके। बेतिया में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी जनसभा की। उनके निशाने पर रहे राहुल गांधी और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। घुसपैठियों के मुद्दे पर शर्मा ने दोनों नेताओं को निशाने पर लिया और दावा किया कि राम लक्ष्मण को पूजने वाला ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी को जब आप वोट डालते हो ना, मोदी जी ताकतवर होते हैं। एक एक वोट से मोदी जी ताकतवर होते हैं, और जब मोदी जी ताकतवर होते हैं तो देश से बाबा और औरंगजेब लोग गायब हो जाते हैं। अभी अगले 5 दिन तक न तो चुनावी शोर थमेगा, न ही नेताओं की तरकश में जमा जुबानी थी। हर एक बात और हर एक मुद्दे उठेंगे, जनहित की बातें होंगी, तर्कों से खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश होगी और इंतजार होगा 11 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान में एनडीए का बेहतर प्रदर्शन रहने वाला है। उन्होंने कहा कि बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने के बाद ये पता चलता है कि लोग पीएम मोदी और नीतीश कुमार को ही मौका देने जा रहे हैं। हम भी गए हैं उन सीटों में से अधिकांश जगह पे, और वहाँ हमने लोगों का रुझान देखा है। उसके आधार पर हमारा दावा है कि बहुत ही अच्छा परिणाम एनडीए के पक्ष में होने जा रहा है। सर, एक सर्वे भी आया है, उसमें एनडीए की बढ़त दिखाई जा रही है। 100% देखिए, सर्वे अपनी जगह है, लेकिन जनता का चेहरा उत्साह देखकर स्पष्ट है, सर्वे में जो भी रिपोर्ट आई हो उससे भी ज्यादा बेहतर स्थिति में एनडीए रहेगा। चुनाव परिणाम देख लीजिए। तो पहले चरण के मतदान से पहले एलजेपीआरवी के अध्यक्ष चिराग पासवान काफी खुश नजर आए। उन्होंने दावा किया कि मेहनत का नतीजा चुनाव में भी दिखेगा। चुनाव नतीजों में ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए चिराग पासवान ने सभी बिहारियों से
चुनाव में मतदान जरूर करने की अपील की। मन में कुछ नहीं चल रहा, बहुत काम कंपोज, क्योंकि चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मेहनत पे विश्वास है, लोगों से मिल रहे प्यार पे विश्वास है और मैं मानता हूं कि इस बार एक ऐतिहासिक जीत के साथ, एक बड़ी जीत के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। बस सबसे आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, जिसको भी आप पसंद करें उसके लिए आप मतदान जरूर करें। कोई भी बिहारी अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार के उपयोग से वंचित नहीं रहना चाहिए, ये आग्रह जरूर सबसे करूंगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अररिया की रानीगंज विधानसभा पहुंचे। रानीगंज में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी अचमित ऋषिदेव के लिए जनता से वोट देने की अपील की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अररिया से जेडीयू प्रत्याशी शगुफ्ता अजीम और जोकीहाट से जेडीयू प्रत्याशी मंजर आलम के लिए भी जनता से वोट मांगा। सभा में नीतीश कुमार ने सरकार के विकास कार्यों का हवाला देते हुए कहा कि पहले की सरकार सिर्फ अपने परिवार के लिए ही काम कर रही थी, लेकिन हमारी सरकार ने सबके लिए काम किया। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महिलाओं से कहा कि उन्हें 10,000 वापस नहीं करने होंगे। तो सीएम नीतीश कुमार विपक्ष पर जमकर हमला करते नजर आए। जेडीयू प्रत्याशी अचमित ऋषिदेव के लिए उन्होंने वोट मांगा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर में वोट देंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर में वोट डालते हुए आपको नजर आएंगे। सुबह 10 बजे सीएम नीतीश कुमार बताया जा रहा है कि पहुंचेंगे बख्तियारपुर में और वहां पर वो वोट डालेंगे। सड़क मार्ग से बख्तियारपुर जाने की चर्चा इस वक्त सामने आ रही है। जब वक्त सुबह 10 बजे का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर में अपना वोट कास्ट करते हुए दिखेंगे। सड़क मार्ग से बख्तियारपुर जाएंगे, वहां से चुनाव प्रचार करने के लिए वो सीधे निकलने वाले हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल, जो सबसे बड़ा अधिकार आपके पास, इसका निर्वहन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी किया जाएगा। बख्तियारपुर में वो वोट डालते हुए दिखेंगे। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कटिहार के कोढ़ा विधानसभा में जमकर गरजते नजर आए। उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी कविता पासवान के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। सम्राट चौधरी ने अपराध के मामले में आरजेडी के शासनकाल में अपराध का जिक्र किया, जमकर निशाना साधा और कहा कि एनडीए सरकार को वोट करने की मैं अपील आपसे करता हूं। कोड़ा से कोई पूर्णिया नहीं जा पाता था, 3 बजे के बाद घर से निकलता नहीं था और लोगों को कानून व्यवस्था नहीं था। लेकिन आज 12 बजे रात में भी आपका यदि कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है तो रात को 12 बजे भी इमरजेंसी लग जाए तो पूर्णिया आप चले जाइए, कोई बाइका लाल छू नहीं सकता है। उसको जेल में डाले गए। सीतामढ़ी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने बाजपट्टी के नानपुर, रुन्नी सैदपुर के माणिकचक, परिहार विधानसभा के कृषि फॉर्म और सीतामढ़ी विधानसभा के विशनपुर के पास जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में तेजस्वी ने भ्रष्टाचार, महंगाई और अपराध पर एनडीए सरकार को घेरा। महंगाई है, पलायन है, शिक्षा चिकित्सा चौपट है, थाना ब्लॉक पे चले जाइए, घूसखोरी है कि नहीं है? बिना घूस दिए कोई काम हो रहा, काम करने के लिए जाते हैं, दूर रहना पड़ता। लेकिन अब समय आया है, मौका आया है कि बिहार को बदलने का। एक मौका तेजस्वी आप लोगों से आया है मांगने, एक मौका मिलेगा तेजस्वी को। तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग दलित विरोधी हैं, साथ ही अति पिछड़े और अल्पसंख्यक के भी खिलाफ लगातार बीजेपी के लोग काम करते हैं। तेजस्वी ने आम जनता से बीजेपी के कारनामों को लेकर सतर्क रहने की अपील की। बिल्कुल संविधान के खिलाफ अलोकतांत्रिक काम जो है बीजेपी कर रही है। बीजेपी के लोग दलितों के दुश्मन हैं,
इसलिए वो लोग चाहते हैं कि इनको प्रक्रिया से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हटाए। ये भाजपा का शुरू से ये रहा रवैया, पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। आप समझिए, अब तक नीतीश कुमार जी की घोषणा जो है नहीं की गई है, भाजपा ने नहीं किया है, पीठ में छुरा भोंका है। और आपको बता दें, ये 10,000 का चुनाव में रिश्वत दे रहे हैं भाजपा के लोग, नीतीश कुमार जी इसके फेवर में नहीं थे। तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पश्चिम चंपारण के चनपटिया और हरनाटाण में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने हरनाटाण में थारू युवतियों के साथ पारंपरिक झमटा नृत्य भी किया, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला किया। समझ लो, जिसने इस देश की जमीन बड़े बड़े सेठों को दी, जिसने इस देश के कारखाने बड़े बड़े सेठों को दिए, जिसने इस देश की संपत्ति बड़े बड़े सेठों को दिए, जिसने इस देश के बड़े बड़े सेठों को लाखों करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए, लेकिन इस देश के किसान का 1 रुपया माफ नहीं किया, उसकी नीयत को समझो। सेना पर दिए अपने बयान के बाद राहुल गांधी एनडीए के नेताओं के निशाने पर आ गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारत में गजवाए हिंद करना चाहते हैं। उन्होंने इसे राहुल गांधी का मानसिक दिवालियापन बताया। साथ ही आरजेडी के मंच से कट्टा सॉन्ग पर भी निशाना साधा। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर सामाजिक तनाव फैलाने की कोशिश का आरोप भी लगाया गया। तो सेना पर राहुल गांधी के बयान के बाद अब लगातार एनडीए के लोग जमकर हमला करते हुए गिरिराज सिंह ने बयान दिया और बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं राहुल गांधी। शौर्य पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। गांव के गरीब लोग ही सेना में जाते हैं, राहुल जी को नहीं पता होगा। और क्या ये चाहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए को उसमें शामिल करवाने का, रोहिंग्या को शामिल करवाने का, भारत में गजवाए हिंद करवाने का, क्या इनकी इच्छा है? टोपे बबुल तो आम कहां से हो? आरजेडी का जन्म ही हुआ है अपहरण, लूट, बलात्कार, यही तो उनका बेस है और इस बेस से दिखने लगा है, जबकि अभी चुनाव कल होना है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी को रोकने के लिए जेन जी को आगे आने की बात कहने पर पलटवार किया गया। उन्होंने इसे उकसाने वाला बयान करार दिया। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी नेपाल की तरह भारत के संसद और राष्ट्रपति भवन को जलते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर सेना के मनोबल को तोड़ने और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश का भी आरोप लगाया। तो आप इस तरीके की सोच को आप रखते हैं, जहां देश में आप अराजकता फैलाने की बातें आप कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आप सेना का मनोबल तोड़ने वाला बयान देते हैं। तो अगर 2+2 किया जाए तो इसका मतलब पूरे भारत का सिस्टम को आप कोलैप्स करवा देना चाहते हैं। आप यही चाह रहे हैं ना कि भारत का जितना इकोसिस्टम है वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाए। ये एक नेता को ये शोभा नहीं देता, और खासतौर पे जब नेता प्रतिपक्ष हो। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गयाजी से। बाराचट्टी से हम प्रत्याशी ज्योति मांझी पर हमला किया गया है। खुली गाड़ी में प्रचार कर रही थी ज्योति मांझी। इस दौरान असामाजिक तत्वों की तरफ से ईंट पत्थर फेंके गए। ज्योति मांझी को हालांकि बताया जा रहा है कि इस दौरान पत्थर से चोट भी लगी है। बाराचट्टी थाना क्षेत्र के मायापुर सुलेबट्टा के पास यह हमला किया गया। खुली जीप से वो प्रचार कर रही थी, जिस दौरान असामाजिक तत्वों की तरफ से हमला किया जाता है। और तस्वीरें आपके सामने जहां पर वो चोटिल भी हुई हैं। हम प्रत्याशी ज्योति मांझी जिन्हें चोट लगी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। खुली गाड़ी में प्रचार करने के दौरान उन पर यह हमला किया गया ईंट पत्थर से, जिस दौरान उन्हें चोट भी आई है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नरकटियागंज में प्रत्याशी संजय पांडे के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। संजय पांडे के पक्ष में हुंकार भरते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी जोड़ने का काम करती है, जबकि विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है तोड़ना। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जागरूक जनता है और इस चुनाव में महागठबंधन को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। सरकार बनाने का निश्चय कर लिया, लेकिन मित्रों ये चुनाव संजय पांडे का नहीं है, ये चुनाव समृद्ध वर्मा का नहीं है। यह चुनाव बिहार को विकास की पटरी पर आगे बढ़ाने का और बिहार के विकास की गति को स्थिरता देते हुए आगे बढ़ाने का है। इसको हमको समझना है। तो बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने एक बार फिर छपरा में आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी के एक्टर खेसारी लाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने राम मंदिर को लेकर खेसारी के दिए हुए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि खेसारी लाल को आप लोग समझाइए, अभी भी वो बोल दें कि उनसे गलती हुई है, अभी भी वो इस बात को मान लें कि राम मंदिर के विषय पर उनको कुछ बोलना नहीं चाहिए था। जैसे उनसे जब किसी ने वक्फ बिल पर पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको पता ही नहीं है। इस तरह से उनको राम मंदिर पर भी कहना चाहिए था कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, राम मंदिर का विरोध वो ना करें। खेसारी लाल जी को आप लोग समझाइए कि अभी भी टाइम है, अभी भी रुक जाएं, अभी भी बोल दें कि उनसे गलती हो गई, अभी भी मान लें कि राम मंदिर के विषय में उनको नहीं बोलना चाहिए। जैसे उनसे जब किसी पत्रकार ने सवाल किया कि वक्फ बिल पे बोलिए तो उन्होंने कहा जानकारी नहीं है, वैसे ही कह देते कि हमको नहीं जानकारी है राम मंदिर पे। बार बार जो थेथरोलॉजी कर रहे हैं तो वो और फंसते जा रहे हैं। उनको आप लोग भी समझाइए कि राम मंदिर छोड़ के बात करो, बाकी तुम्हारा हर विरोध हमको मंजूर है। तुम नरेंद्र मोदी का विरोध करो, तुम नीतीश जी का विरोध करो, तुम भाजपा का विरोध करो, राम मंदिर का विरोध करोगे ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये समझा दीजिए उन्हें। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड मेरे साथ।